हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। आप सभी बच्चों का मैं यानी डॉक्टर अमित वर्मा फिर से स्वागत करता हूं इस खास वीडियो में। दोस्तों, एक खास वीडियो इसलिए है क्योंकि अभी इस समय के हिसाब से अगर हम बात करें तो यूपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर की काफी चर्चा जोर शोरों से चल रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसीज 186 पोस्ट आपके लिए आई हुई हैं इस यूपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम 2026 में। बहुत समय के बाद ये वैकेंसी आई है और इतनी सारी वैकेंसीज आने की उम्मीद थी और उतनी वैकेंसीज आए भी। तो अब ये समय है आप लोगों के लिए कि इन वैकेंसीज में से एक अपनी सीट को सिक्योर करना। तो अपनी इस सीट को सिक्योर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर रणनीति बनानी पड़ेगी, एक बेहतर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। दोस्तों, यूपीएससी ने अभी अपना सिलेबस अनाउंस नहीं किया है। सिलेबस वो अनाउंस करेंगे जस्ट एग्जाम्स के कुछ दिन पहले या कुछ 1-2 महीने पहले ऐसा अनाउंसमेंट होगा। अब उस समय के हिसाब से बात करें कि जब आपका सिलेबस अनाउंस होगा उस समय से हम तैयारी करना शुरू करेंगे तो ये नाइंसाफी होगी आपके लिए और आपके करियर को लेकर। तो इसलिए हमें अभी से पहले से ही एक टेंटेटिव जो आपका कह सकते हैं सिलेबस है, उम्मीद है कि फार्मा आएगा और थोड़ा सा नॉन फार्मा आएगा। तो टेंटेटिव सिलेबस एक मान के चले हम, पिछले जो कुछ आपके यूपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में जो पूछा गया है उसके हिसाब से, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्ट्रेटजिक वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है जो कि यूपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर 2026 की तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक इस टॉपिक में इस आज के जो कह सकते हैं कि जो आपका जो विषय है, आज का जो टाइटल है, उसमें आज हम बात करेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके यूपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए, यूपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन के लिए। अगर प्रिपेयर नहीं करते या इनको आप साइड लाइन करते तो डेफिनेट सी बात है कि आप कहीं ना कहीं परेशानी में आ सकते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस जो है आपको जो प्रीवियस ईयर्स के अभी तक जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हुए हैं उनके एग्जाम पेपर को देखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये मान के चलेंगे कि ये थोड़ा सा टेंटेटिव है, लेकिन उम्मीद है कि पेपर इसके इर्द गिर्द ही वेटेज के साथ में रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है और किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या अच्छे से ध्यान देना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको यूपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर की तैयारी करने का एक एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम देखेंगे, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आज हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो एक आप एनालिसिस देख रहे हो कि ईयर वाइज वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का एक वेटेज दिया गया है ईयर वाइज। अगर इसमें मैंने बात करें, अगर यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर देखें तो यहाँ पर यूपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम 2015, 2019, 2023 इन तीन पेपर्स के बेस पर यहाँ पर एनालिसिस तैयार की गई है। एक डेटा तैयार किया गया जो कि काफी आपको मदद करेगा आपकी प्रिपरेशन की, कैसे करें हम अभी से अब तैयारी कैसे करें। तो अगर यहाँ पर देखें, सबसे पहले आता है फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर देखें यूपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर 2015 में 40 क्वेश्चन, 19 में 37 और 23 में 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन मतलब सबसे ज्यादा वेटेज अगर हम बात करें तो 2023 में फार्मास्यूटिक्स का रहा। क्योंकि इसलिए वेटेज रहा फार्मास्यूटिक्स का क्योंकि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस इसी में इंक्लूडेड रहती है। तो मतलब ये टॉपिक आपका 150 आउट ऑफ 150 अगर मान के चलें 61 क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स और अलाइड सब्जेक्ट से आ रहे हैं, तो मतलब एक अच्छा खासा वेटेज है आपका। तो मतलब ये सब्जेक्ट आपको हर हाल में तैयार करना है। लेकिन सर सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, चलो मैं बताऊंगा आप लोगों को, वीडियो में जुड़े रहिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी एंड एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, अच्छा खासा वेटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2015 में 44, 19 में 39 और 23 में 28 क्वेश्चंस यहां से आए हुए हैं। मतलब एक अच्छा खासा वेटेज है, मतलब आपको फार्माकोलॉजी और एचएपी पर कमांड करना जरूरी है। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एनालिसिस, मतलब केमिस्ट्री और अलाइड सब्जेक्ट में 22 क्वेश्चन 2015 में, 24 क्वेश्चन 2019 में और 30 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे।
फार्माकोग्नोसी में यहाँ पर अगर देखें वेरिएशन काफी देखने को मिलता है। 1 क्वेश्चन आया था 2015 में, 10 क्वेश्चन आए थे 2019 में, और यूपीएससी डीआई 2023 में शायद कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। इसके अलावा माइनर और अलाइड सब्जेक्ट, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे आपका, ठीक है, तो उनसे भी क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पर अगर बात करें 12 क्वेश्चन आपके 2015 में, 7 क्वेश्चन 19 में, और 15 क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा 2023 में पूछे गए थे। दोस्तों ये थे फार्मा का पार्ट था। अगर हम नॉन फार्मा सेक्शन की तरफ जाएं, नॉन फार्मा सेक्शन पर बात करें जिसमें जीएस, इंग्लिश और कंप्यूटर, बच्चे पूछते हैं सर क्या पढ़ें, जनरल स्टडी पर ध्यान देना है आपको, कंप्यूटर पर ध्यान देना है और इंग्लिश पर ध्यान देना है। तो 25 क्वेश्चंस आपके यूपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर 2015 में, 20 क्वेश्चंस कब आए आपके 19 में, और 2023 में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इनका सबका योग कर दे तो 150 क्वेश्चंस। तो 150 क्वेश्चंस में से अगर हम देखें, यहां पर देखिए फिक्स नहीं होता, वेरी करता है। नॉन फार्मा वेरी करता है, 25 पूछे गए थे, फिर 20, देन 14। तो यहाँ पर अच्छा खासा फार्मा का वेटेज है। तो बच्चे कुछ परेशान हो रहे हैं नॉन फार्मा के लिए। बेटा नॉन फार्मा पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, लेकिन उसकी कीमत पर आप फार्मा को साइडलाइन मत करिएगा प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि कहीं ना ऐसा ना हो कि नॉन फार्मा के चक्कर में हम फार्मा को कमजोर कर लें। तो फार्मा में क्या पढ़ना है आपको, नॉन फार्मा में क्या पढ़ना है, मैं अब आगे बताने जा रहा हूं आपको। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज वाइज अगर हम वेटेज देखें तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का जो वेटेज है वो 15 to 20%, ओके, अकेला इसी सब्जेक्ट का। मतलब फार्मास्यूटिक्स में भी अगर इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा अगर देखें तो हाईएस्ट वेटेज इसी का देखने को मिलता है, सब्जेक्ट के साइज के हिसाब से। छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन वेटेज बहुत ज्यादा है। दोस्तों कोई भी आपका इस तरीके का एग्जाम होता है, चाहे ड्रग्स इंस्पेक्टर हो, तो उसमें किसी भी तरह का, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल को, जूरिस्प्रूडेंस को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट आपको सबसे पहले, क्योंकि ये थोड़ा सा लर्न करने का भी है, इसमें चीजें याद रखनी पड़ती हैं, शेड्यूल, फॉर्म नंबर, कमेटीज, जो भी आपको याद रखनी है, तो आपको पहले दिन से ही इसको शुरू कर देना। क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली, किसी सब्जेक्ट में आउट रहे ना रहे क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट के जरूर आउट है। फार्माकोलॉजी में अगर देखें 15 to 20% वेटेज है। फार्मास्यूटिक्स का इसको माइनस कर दिया आपने, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस को 15 to 20%। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर बात करें 10 to 15%, एनालिसिस का 10 to 15%, बायो फार्मास्यूटिकल एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का 8 to 10%, ठीक है। फार्माकोग्नोसी का 5 to 8%, माइक्रोबायोलॉजी इम्यूनोलॉजी का अकेला 5 to 8%, और नॉन फार्मा का 15 to 20%। दोस्तों यहां पर ये चीजों को थोड़ा सा और मैंने तोड़ दिया है। यहाँ पर, वहां पर मैंने एक सब्जेक्ट का ग्रुप बताया था आप लोगों को, यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री एनालिसिस को अलग कर दिया, फार्मास्यूटिक्स से यहाँ पर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल बायो फार्मास्यूटिक्स, इसको सेपरेट कर दिया, माइक्रोबायोलॉजी को सेपरेट कर दिया। तो कुल मिला के ये आपके हॉट की सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आपको इनको सबसे पहले फोकस करना है आपको। अब इनमें भी क्या देखना है, ठीक है, मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगा आप लोगों को, ये अभी तक के जितने भी यूपीएससी डीआई के पेपर हुए हैं उनके बिहाफ पर निकाला गया एक एक्सट्रैक्ट है। चलिए दोस्तों यहां पर बात करते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। सर हमें क्या पढ़ना चाहिए फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी पर? सबसे पहले तो आपको लिक्विड डोजेस फॉर्म कवर करने चाहिए, सेमी सॉलिड, सपोजिटरी, पाउडर्स, टैबलेट, कैप्सूल्स, एरोसॉल, ऑप्थेल्मिक्स, पेरेंटल, एनडीडीएस और पैकेजिंग, ये करने हैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एक ना एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। फिजिकल फार्मेसी में अगर हम बात करें दोस्तों, स्टेट्स ऑफ मैटर, माइक्रोमेटिक्स, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, विस्कोसिटी, रियोलॉजी, डिस्पर्शन, कॉम्प्लेक्सेशन, पीएच, बफर, सॉल्युबिलिटी और ड्रग स्टेबिलिटी, ये आपको सब कवर करना है। इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफर, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, मिक्सिंग, क्रिस्टलाइजेशन। इसके अलावा बायोफॉर्म में बात करें तो कंपार्टमेंट मॉडलिंग, क्लियरेंस, प्रोटीन बाइंडिंग, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, बायोइक्विवेलेंस और आईवी आईवीसी, ठीक है। चलिए ये भी करना है आपको। हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी में अगर हम देखें, इसमें कॉस्मेटिक्स भी इंक्लूड कर दें, ठीक है, इसमें कॉस्मेटिक्स भी डाल देते हैं। तो कॉस्मेटिक्स, फॉर्मुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल, क्लिनिकल टेस्टिंग, इसके अलावा जनरल हॉस्पिटल्स की क्या लेआउट्स वगैरह रहते हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बात करें कि क्रूशियल हाई सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो मैंने आपको फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बताया था। इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल 1945, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके सारे शेड्यूल्स आपको देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यू ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल्स पर ध्यान देना है, मेडिकल डिवाइसेस रूल पर ध्यान देना है, जो कि हॉट टॉपिक है। इसके अलावा फॉर्म नंबर, कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, जो भी जितने मेंबर्स रहते हैं वो भी आपको देखना है। उसके अलावा लाइसेंसिंग फॉर्म, ठीक है ना, और ये कमेटीज के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर उसके बाद बात करें फार्माकोलॉजी में ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है। देन उसके बाद जनरल फार्माकोलॉजी, ठीक।
ANS फार्माकोलॉजी, CNS फार्माकोलॉजी, CVS फार्माकोलॉजी, एंटासिड्स एंड ऑटोकॉइड्स एंड एनसेट्स, एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी एंड कीमोथेरेपी। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए हैं। देखिए एग्जाम बड़ा है, हम यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं दे सकते स्पेसिफिक, लेकिन अगर यहाँ पर भी देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर किसका है? जनरल फार्माकोलॉजी का, अगर सबसे ज्यादा बात करें, और उसके बाद कीमोथेरेपी का। तो ये यहाँ पर अगर मान के चलें कि हाई वेटेज आपके कह सकते हैं आपके टाइटल्स हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसमें अगर उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा हाई वेटेज जो टाइटल हो सकता है फार्मा टेक हो सकता है, और दूसरा बायोफॉर्म हो सकता है। ठीक है, ये बताने का उद्देश्य, आप कह रहे हो सोच रहे हो सर पूरा सिलेबस तो बता दिया, लेकिन यहाँ पर वेटेज भी दिया गया है। आप वेटेज, ठीक है, तो वेटेज आप देख सकते हैं। वेटेज ऑफिशियली नहीं दिया गया, ये पेपर की एनालिसिस के बाद बनाया गया वेटेज है। तो दोस्तों आप इसको ऑफिशियल ना माने, ये कि स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको बताने के लिए मैंने तैयार किया है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एनालिसिस पर बात करें तो इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा वेटेज होता है 6 to 8%, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 to 6%, एनालिसिस 5 to 7 और 5 to 8% इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। तो ये आपको कवर करके चलनी है, कोई कोताही नहीं बरतनी है, अगर मगर वाली कंडीशन नहीं है। देखो बच्चों, मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि यूपीएससी ड्रग्स इंस्पेक्टर सबसे रेपुटेटेड फार्मा वैकेंसी है, तो इसके लिए आपको A to Z सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो सब पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर आपको किस पर ज्यादा फोकस देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। अब यहां पर बात करें फार्माकोगनोसी, ठीक है ना, 5 to 8%, माइक्रोबायोलॉजी 3 to 5%, बायोकेमिस्ट्री 1 to 2% और बायोटेक्नोलॉजी 1 to 2%। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ लेना, हाइब्रिडोमा, आपका जीएलपी, इंटरफेरॉन। इसके अलावा पीसीआर पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा एलिजा और रिया जो टेक्निक्स है उस पर भी ध्यान दे सकते हैं आप। अब आते हैं यहाँ पर नॉन फार्मा सेक्शन पर। नॉन फार्मा सेक्शन पर अगर हम बात करें दोस्तों, जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स, ये देखना है हेल्थ केयर में क्या चल रहा है, हेल्थ केयर क्या अपडेट्स है, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स है या सीडीएससीओ के क्या नोटिफिकेशन है। जैसे कुछ नई चीजें होती है, जब ये डेंगू की वैक्सीन आया जैसे कि नया, ठीक है ना, कौन सा वायरस अभी परेशान कर रहा है, एंडेमिक पेंडेमिक कौन सा वायरस, जी का वायरस, ठीक है ना, हंता वायरस, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, तो उसको आपको देखना है। कंप्यूटर नॉलेज में आपको एमएस ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, फुल फॉर्म जैसे पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के फंडामेंटल और साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स पर भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है, रीडिंग कंप्रेहेंशन, सेंटेंसेस करेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा कभी कभार क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिक से। वैसे कमी आने के चांसेस है, लेकिन आ सकता है, वो बनेगा, आप लोगों से बन जाएगा। चलिए अब यहां पर की एक्शनेबल स्ट्रेटजी फॉर द एस्पिरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता ही चल गया कि कौन कौन सा टॉपिक पर हमें ध्यान देना है, लेकिन क्या आपका एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन की पूरी तरह से, ताकि आप यूपीएससी डीआई की जो आपका जो ड्रीम जॉब है उसको आप अचीव कर पाए। एक डेली स्टडी प्लान आपने तैयार करना पड़ेगा। मॉर्निंग से आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर शेड्यूल बनाएंगे और एक दिन का टारगेट डिसाइड करेंगे कि मुझे इतना इतना पढ़ना है। अब इसमें दो तरह के बच्चे आएंगे, एक जॉब वाले बच्चे और एक बिना जॉब वाले। मतलब बिना जॉब वाले मतलब जो घर पर रहकर ही पूरा टाइम देकर पूरा फोकस करके तैयारी कर रहा है। तो जॉब वाले लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं जॉब वाले बच्चे, उनको आपके जॉब के बाद के जो आवर्स है, मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा सा पढ़ के जाना है जॉब से पहले, और जॉब के बाद आकर पढ़ना है। या फिर इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कॉलेज हैं, पीजी कर रहे होंगे, तो उनको आप कॉलेज जाने से पहले, अपने इंस्टीट्यूट जाने से पहले, इंस्टीट्यूट जाने के बाद जो भी समय मिलता है उसको टाइम दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपको 24 आवर में से 20 आवर आपको स्टडी करना। आप अगर 4 to 6 आवर भी आप दे रहे हो और एक प्रोडक्टिव वे में अगर आप इनको दे रहे हो, प्रोडक्टिव मतलब 100%, मतलब आप थ्योरी पढ़ रहे हो, देन एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो, पीवाईक्यू लगा रहे हो, तो मैं बता रहा हूं डेफिनेट सी बात है कि आपका एक बेहतरीन स्टडी प्लान बन सकता है। कुछ बच्चे कहते हैं, बोला सर हमें जॉब के साथ दिक्कत होती है, मैं बता रहा हूं दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, जॉब का भी सवाल है और नई वाली जॉब का भी सवाल है। तो आपको पुरानी जॉब से अगर नई जॉब पर शिफ्ट होना है तो थोड़ा सा ओवर टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवर टाइम समझ लीजिए आप इसको उस जॉब का, और यहां पर आप बनाइए कि स्टडी प्लान, सुबह जल्दी उठिए या रात में देर में सोइए, कुछ भी करिए, आप 4 से 6 घंटे निकालिए आप, ठीक है। बैलेंस नॉन फार्मा प्रैक्टिस, नॉन फार्मा का भी वेटेज है, और नॉन फार्मा कई बार सिलेक्शन डिसाइडिंग फैक्टर का काम करता है। तो आपको दिन में कम से कम 1 घंटा नॉन फार्मा को देना पड़ेगा, और नॉन फार्मा में प्रैक्टिस बहुत लगती है, प्रैक्टिस भी करनी है आपको, साथ ही साथ आपको नई चीजों को भी सीखना है।
इसके अलावा डेली ज्यूरिस्प्रूडेंस रिव्यू। अब अगर बात करें सब्जेक्ट की लेंथ के हिसाब से बात करें और सब्जेक्ट का वेटेज देखें तो यहां पर ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये आपके लिए एक तरीके से बोनस का काम करेगा। अगर आपने इस सब्जेक्ट को कर लिया तो आपके लिए बोनस देगा ये सब्जेक्ट। तो आप डेली प्रैक्टिस ऑफ लॉ करिए, रूल्स पढ़िए, शेड्यूल्स को देखिए, लाइसेंस को देखिए। आप तो एक चार्ट बना लीजिए और अपने टेबल पर उसको, टेबल के सामने जहां पर पढ़ते हैं स्टडी टेबल के सामने उसको स्टिक कर दीजिए, रोजाना देखिए। और वैसे मुझे पता है कई बच्चों को पहले से चीजें आती हैं तो उनके लिए काफी आसान हो जाएगी, लेकिन जिनको नहीं आती उनके लिए मैं बता रहा हूं सारी चीज। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। यहां पर रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में कम से कम 20 to 50 टॉपिक स्पेसिफिक एमसीक्यू करना है आपको दिन में। मैं तो 20-50 बोल रहा हूं, मैं तो यहां पर 100 एमसीक्यू की सलाह दूंगा। 100 एमसीक्यू कैसे? आपके 50 एमसीक्यू आपके मॉक वाले, मतलब इंपॉर्टेंट मॉक एमसीक्यू, और 50 एमसीक्यू जो होंगे आपके पीवाईक्यूज होने चाहिए। अब पीवाईक्यू बोला सर डीआई के अकेले कर रहे हैं क्या? डीआई के अकेले पीवाईक्यू करने हैं? सबसे पहले तो डीआई के भी पीवाईक्यू करने हैं सर। डीआई के अलावा जहां से आपको जैसा पीवाईक्यू मिले, चाहे वो आपका जीपेट एग्जाम का हो, चाहे आपका नाइपर एग्जाम का हो, चाहे आपका फार्मासिस्ट एग्जाम का हो, जहां से जैसे एमसीक्यू मिले आप पीवाईक्यू आप करिए। बच्चों मैं बता रहा हूं ये सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जितने बच्चों से बात होती है, जो बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, वो यही कहते हैं कि हर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि डीआई अकेले में, कि दूसरे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हमें करके जाना चाहिए, ताकि हमें क्या होगा, क्योंकि देखिए चीजें वही रहती हैं लेकिन वो हमारी प्रैक्टिस को ताकत देते हैं। इसलिए हमें रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, मॉक एमसीक्यू और आपके कह सकते हैं कि पीवाईक्यूज की। ट्रैक वीकली प्रोग्रेस। अब वीकली प्रोग्रेस को देखने के दो तरीके रहते हैं। एक तो आप खुद से अपना एक सेल्फ इवोल्यूशन तैयार करें, टेस्ट तैयार करें, जिसमें आप क्या करिएगा कि आपने कुछ क्वेश्चंस आपने रैंडमली देखे, निकाले, बुक में टिक कर लिए कि मुझे इनको सॉल्व करना है। ये मेरा टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट, अगर आप नहीं जाना चाह रहे। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने सारे हो गए हैं, कई सारी बुक्स ऐसी आ रही हैं जो आपके इस वीकली एनालिसिस को एनहांस कर सकती हैं। तो आप चाहे तो एक वीक में एक डिसाइड कर लें कि टेस्ट मुझे देना है, और चूंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जनरली, तो एक तरीके से आपका एक कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप देख सकते हैं कि टेस्ट सीरीज या जो भी आपको टेस्ट मिला हुआ तो उसको टेस्ट को जरूर दें। देखिए टेस्ट देना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे टेस्ट देने से बचते हैं, बोला कि हम पढ़ लेंगे लेकिन टेस्ट नहीं देंगे, बोला कि टेस्ट में अगर कम मार्क्स आते हैं तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन अगर नहीं होता है, सिलेक्शन से दूर जाते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण पढ़ाई में कमी नहीं होती, उनका सबसे बड़ा कारण है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और टेस्ट नहीं दे रहे। तो बच्चों आपको वीकली एक टेस्ट देना है। साथ ही साथ मैं आपको रिवीजन का भी एक फॉर्मूला बताता हूं कि सर रिवीजन भी कैसे करना है। तो आपको 3x मोड पर रिवीजन करना है। 3x मोड का मतलब ये नहीं कि तेजी से कर रहा है। 3x का मतलब कि आपने जो आज पढ़ा उसका कल सुबह उठकर या कल किसी भी समय आपको एक रिवीजन करना है। फर्स्ट रिवीजन वो हो गया। सेकंड रिवीजन जो होगा वो आपको वीकेंड पर होगा। अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपके लिए बेहतरीन एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, कह सकते हैं एनालिसिस करने की भी और रिवीजन करने की भी। और एक होगा मंथ एंड पर, एक आपका रिवीजन, फाइनल रिवीजन जो होगा वो मंथ एंड पर होगा। मंथ एंड वाला जो रिवीजन है दोस्तों, ये आपको लास्ट रिवीजन होगा। मतलब इससे आपका बहुत सारी चीजें आपको लंबे समय तक लर्न रहेंगी। तो ये आप मंथली टेस्ट के थ्रू भी इस चीज को अचीव कर सकते हो। इसके अलावा पास्ट पेपर की एनालिसिस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 2015, 19, 23 जो भी पेपर है आपको ये तो एनालिसिस करनी है, तो बहुत 3 पेपर ये देखने को आपको समझ आएगा। इसके अलावा और भी ड्रग्स इंस्पेक्टर के जो भी एग्जाम हुए हैं, स्टेट लेवल के एग्जाम्स के, उनके एमसीक्यूज देखिए, उनके एनालिसिस करिए। साथ ही साथ आपके मैंने बताया जीपैट के हो क्वेश्चन पेपर, चाहे नाइपर के हो चाहे फार्मासिस्ट के हो, इनको भी आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटजी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर रिवीजन करना है, प्रॉपर टेस्ट देना है। और मैं बोल रहा हूं अगर आपने एक बेहतरीन अगर आपने एक शेड्यूल फॉलो कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस के साथ या स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।